किसी भी देश का विकास वहां रह रहे नागरिकों के सर्वांगीण विकास का चित्रण करता है। लेकिन यदि राष्ट्र की आधी जनसंख्या यानी महिलाएं पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर शोषित, उपेक्षित एवं महत्वहीन ही रह जाएं, तो क्या राष्ट्र के संपूर्ण विकास की कल्पना की जा सकती है? स्वास्थ्य, स्वाधीनता और समानता के मामले पर आज भी स्त्रियों के साथ 2M स्तर के मापदंड ही लागू हैं। हमारे समाज का ये अघोषित कानून तथाकथित पुरुष प्रधान समाज द्वारा संवैधानिक मान्यताओं से परे भी दृढ़ता पूर्वक लागू है और महिलाओं की हर स्तर पर उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है। सन 1986 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत डेनलिप ने जब जमीनी स्तर पर संवाद कायम किया, तब उसने महसूस किया कि सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उपेक्षित महिलाएं परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती हैं और किसी हद तक उदासीन भी। सच तो यह है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी भी नहीं होती। संकोच, भय, उदासीनता, घरेलू कार्यों के बोझ और आर्थिक तंगी के कारण वे डॉक्टरों से संपर्क तक नहीं कर पाती। गर्भावस्था के पूर्व, दौरान और उसके उपरांत शिशु को दुग्धपान करवाने के दौरान भी उनका भोजन पौष्टिक और संतुलित नहीं होता। बीमारी की अवस्था में भी उन्हें मिलता है मटकी में बचा हुआ मुट्ठी भर भात और साथ में चटनी, जो उनका पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं होती। ऐसा भोजन न तो गर्भस्थ या नवजात शिशु के विकास में सहायक हो सकता है और न ही इन अवस्थाओं से गुजर रही महिला के लिए शक्ति का स्रोत बन सकता है। कुल मिलाकर बस ये महिला को तत्काल भूखा मरने से बचा बस लेता है। यही नहीं, हमारा समाज बांझ होने या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार मानता है, जबकि सर्वविदित है कि जैविक तथ्यों के अनुसार बांझपन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं, जबकि लिंग निर्धारण के लिए तो अकेला पुरुष ही जिम्मेदार होता है। अर्थार्जन कर परिवार को आर्थिक मदद देकर समाज में दोहरी जिम्मेदारी का वहन करने वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान एवं अधिकार नहीं मिल पाता। महिलाओं की इसी वेदना और समाज के उपेक्षापूर्ण रवैये से विचलित होकर डेनलिप ने अपना दायरा कुष्ठ रोगियों की पहचान तक ही सीमित न करके समाज में फैली जेंडर असमानता को दूर करने का संकल्प लिया। दुर्ग जिले में साक्षरता आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध जिला साक्षरता समिति के सहयोग से 18 जुलाई सन 1996 से डेनलिप ने महिलाओं के स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में मुहिम शुरू की। डेनलिप की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरगामी रणनीति के चलते तमाम बाधाओं को पार करते हुए ये मुहिम आज भी जारी है। जिस जेंडर गैप को हम जन्म दे रहे हैं, वो भविष्य में कौन सी स्थिति उत्पन्न करेगा? भविष्य में जब पुरुष और स्त्री की संख्या का गैप बढ़ जाएगा, तो यह समाज एक पैशाचिक रूप ले लेगा। आज भी हमारे समाज में बलात्कार, महिलाओं का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं कम नहीं है। लेकिन वो जो समाज होगा जहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम होगी, वहाँ पर वह रूप मनुष्य में पशु प्रवृत्ति का कितना विकास होगा और लोग कैसे पैशाचिक दुनिया की ओर बढ़ चलेंगे, उसकी कल्पना करना ही लोमहर्षक है। महिला संबलीकरण एवं सशक्तिकरण की दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए डेनलिप ने महिलाओं के लिए अनेक कार्यशालाएं आयोजित की। इन कार्यशालाओं में मुख्य रूप से जेंडर और सेक्स की अवधारणा को समझाया जाता है। ये समझाया जाता है कि जेंडर समाज द्वारा किया गया स्त्री और पुरुष के मध्य विभेद है, जबकि सेक्स उनके बीच जैविक विभेद है। पुरुषों में अंडकोश पाया जाता है, पुरुषों में जिसमें स्पर्म बनता है, और फिर जो बताया है लिंग का बताया है, जो कि महिला और पुरुष को अंतर करता है और पुरुष को विभेदित करता है, चूंकि ये जन्म से होता है और जैविक अंतर है। इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए शारीरिक संरचना की बाह्य आकृति के 2 चित्र बनाकर उनमें से एक को स्त्री एवं दूसरी को पुरुष बनाने के लिए कहा जाता है। कार्यशाला के प्रतिभागी उत्साह के साथ अपनी परिकल्पना के आधार पर चित्रण करते हैं, जिसके बाद प्रशिक्षक सहजता के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें बताते हैं कि महिला एवं पुरुष को विभेदित करने वाली उनकी सामाजिक सोच ही जेंडर है, जो सेक्स से सर्वथा अलग है। इस सोच को हम परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि सेक्स, जो मुख्यतः स्त्री पुरुष में जननांगों में भिन्नता के कारण होता है, पूर्णतया बायोलॉजिकल लक्षण है जो जन्म से ही होता है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सेक्स जैविक अंतर है, समाज यह जन्म से नहीं होता जेंडर, जबकि सेक्स जन्म से होता है।
जेंडर को आप परिवर्तित कर सकते हैं, आप सेक्स को परिवर्तित नहीं कर सकते। महिलाओं को जीवन पर्यंत जिन समस्याओं का, उत्पीड़न का, कष्ट का सामना करना पड़ता है, उसके लिए उनका सेक्स नहीं वरन जेंडर सोच ही जिम्मेदार होती है। प्रतिभागियों को इसे और अच्छी तरह समझाने और उनके मन में एक दूसरे के प्रति कैसे विचार हैं ये जानने के लिए प्रत्येक को 2-2 कार्ड देकर एक में महिलाओं से संबंधित और दूसरे में पुरुषों से संबंधित विचार लिखने के लिए कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति को रेखांकित करने के लिए समूह चर्चा द्वारा समाज में प्रचलित 30 त्योहारों, मुहावरों, कहावतों आदि को सूचीबद्ध करवाया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि दरअसल इन्हें पुरुष प्रधान समाज ने अपनी सुविधा और इच्छा के अनुरूप बनाया है। अलग अलग समुदाय में जाति, धर्म, समय के हिसाब से वो समाज तय करता है कि हमारे महिला और पुरुष की रोल क्या क्या होगी, एक समाज में महिला और पुरुष की भूमिका क्या क्या होगी। बच्चा जन्म लेता है, बचपने से हम लड़की को एक महिला बनाने के लिए, तैयार करने के लिए भिड़ जाते हैं, तैयारी अपनी शुरू कर देते हैं और लड़के को एक सशक्त बलवान पुरुष बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। और यही वास्तव में जेंडर और की बात है। अब पूरे कार्यों को जेंडर रोल में हम देखा जाए तो महिला की यदि हम दिनचर्या देखते हैं और पुरुष की दिनचर्या में देखते हैं, दोनों की दिनचर्या को हम 3 भागों में बांटते हैं, घरेलू, प्रजनन और उत्पादन के काम। यदि हम तीनों कामों को देखते हैं तो तीनों कामों में हम पाते हैं कि महिला का इन्वॉल्वमेंट, महिला की भागीदारी जो होती है सबसे अधिक होती है पुरुषों की तुलना में। जब महिला की भागीदारी इतने कामों में है, प्रोडक्टिव वर्क में भी वो सब काम कर सकते हैं जो कि पुरुष करते हैं, पर अंतर है उन्हें मौका नहीं मिलता। सरल से जटिल के सूत्र को अपनाते हुए प्रतिभागियों की दिनचर्या के आधार पर जेंडर रोल पर चर्चा की जाती है। इससे एक बात तो साफ तौर पर जाहिर होती है कि महिला उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, घर और बाहर उसकी भूमिका और कार्यों में उसका योगदान उसे सुनिश्चित करना ही होता है। हमारे समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है। अशिक्षा, जागरूकता की कमी, संसाधनों का बेहतर उपयोग न कर पाने जैसे अनेक कारणों की वजह से उनकी स्थिति में कोई बदलाव नजर नहीं आता है। नारी स्वास्थ्य को लेकर फैली लापरवाहियों पर आधारित लघु नाटिका और स्त्री रोग विशेषज्ञों से बातचीत के द्वारा इस विषय पर गंभीरता पूर्वक चर्चा कार्यशाला में की जाती है और समाधान प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाता है। मैं आज बताना चाहूंगी कि गर्भवती माताओं को क्या क्या परहेज, क्या खान पान करना चाहिए। तो सबसे पहले बताती हूँ कि जैसे ही माता गर्भवती होती है तो उसे चेकअप कराने के लिए जाना चाहिए। उसे कब कब चेकअप कराना चाहिए? तो पहले तो उसे प्रथम 7 माह में उसे महीने में 1 बार जाना चाहिए एंटीनेटल चेकअप के लिए, जहाँ पर उसके कार्ड बनेंगे, टीका लगेगा, दवाइयाँ दी जाएंगी, खून और पेशाब की जांच होगी, ब्लड प्रेशर लिया जाएगा तथा उसे यदि इस बीच में कोई तकलीफ है तो उसके बारे में उसका निराकरण किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 माह में उसे 15-15 दिन में जाना चाहिए और आखिरी में उसे हफ्ते में 1 बार जांच कराने के लिए जाना चाहिए। आज शासन द्वारा महिला स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, परंतु अनेक व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से महिलाएं इनका पूरा लाभ नहीं ले पा रही हैं। अनेक योजनाओं के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं होता और यदि पता होता भी है तो घर के पुरुष सदस्यों की सहमति एवं अनुमति के बिना वे उसका लाभ नहीं ले पाती। महिलाओं का सशक्तिकरण क्या होता है, ये प्रक्रिया कैसे शुरू की जाए और इसे किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, इसकी रूपरेखा भी इस कार्यशाला के दौरान बनाई जाती है। कार्यशाला के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता के साथ उनके संवैधानिक अधिकारों से भी उन्हें परिचित करवाया जाता है। समाज में, हमारे प्रशासन में, हमारे लोकतंत्र में अधिकतर निर्णय कौन ले रहा है? पुरुष ले रहा है, अपने अनुसार तय करता है। कुष्ठ के संबंध में प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी दी जाती है। कुष्ठ रोगी के जीवन से संबंधित सच्ची कहानी के माध्यम से चर्चा का आरंभ करते हुए रोग के उपचार और रोगियों के पुनर्वास के संबंध में पूरी जानकारी दी जाती है। कुष्ठ को लेकर फैली सामाजिक भ्रांतियों के बारे में बताकर उनसे निपटने के उपाय प्रतिभागियों से ही पूछे जाते हैं, ताकि वे अपने कार्य क्षेत्र में जाकर और भी प्रभावी ढंग से इस कार्य को कर सकें। सशक्तिकरण किसका? महिलाओं का। क्यों? चली गई घर छोड़ के, नई सास से लड़ सकी,
नई अस्पताल जा सके। इसीलिए इस कार्यशाला का अपन ने आयोजन किया है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो। केवल ताकतवर महिला है तो सशक्तिकरण होगा या क्या? नहीं, बहुत से बिंदु है महिलाओं के सशक्तिकरण के, जिसमें एक ये भी बिंदु है कि उसको अपने बारे में पूरी तरह से इतनी स्वतंत्रता भी रहे, इतना आत्मविश्वास भी रहे, इतना संबल भी रहे कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊंगी, इलाज करवाऊंगी अस्पताल। इससे संबंधी शिक्षा, सूचना, संचार तकनीक का उपयोग करते हुए नाटकों, गीतों आदि के माध्यम से संप्रेषण को और भी आसान बनाया जाता है। बड़ी वाली के साथ जाके घर का काम कर, सब चौका बर्तन तेरे को करना पड़ेगा, मालूम? हाँ, याद रख, चौका बर्तन का सबको खिलाने के बाद तू खाइयो, आज पहले से खाई लो। चलो जा। सानानो कसायो सानानो मन कबूड़ा तोरो काया तुम्हें तिजोड़े वारायु सानानो कसायो काया तुम्हें तिजोड़े। विभिन्न संस्थाओं से आए प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों के आधार पर एवं संसाधनों के आधार पर एक वर्ष की कार्य योजना इस दौरान बनाई, जिस पर उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में जाकर कार्य करना होगा। इस प्रकार इन कार्यशालाओं के माध्यम से सार्थक परिणामों को सफलीभूत करने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। इन कार्यशालाओं में राज्य के स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं सहित शासकीय निकायों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारीगण शामिल होते हैं। काम करने का एक रास्ता मिला है और भी बहुत से रिसोर्सेज के बारे में पता चला है, कैसे हम अपने काम को गति दे सकते हैं और किस तरह से आगे अपनी गतिविधियों को संचालित करेंगे। ये जानकारी हमें इस वर्कशॉप में आकर के मिली है। जाना कि वास्तव में जो शब्द हमारे सामने आते हैं, जो अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं, इसका वास्तव में मतलब क्या है, ये हमें जानकारी मिले। और इसके अलावा इन चीज को हम लोगों से किस माध्यम से, संवाद के जरिए किस तरीके से पहुँचा सकते हैं, किस तरीके से अपने सदस्यों को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि वो आगे जाके सरल माध्यम से लोगों को उनकी भाषा में समझा सकें। ये बात की हमें जानकारी मिली। मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने आने वाले समय में भी ये पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे संपर्क में जितनी भी महिलाएं और जो भी आते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, बेबस हैं, उनको मैं इस चेतना के बारे में। हमारी महिला शिक्षित है या महिला स्वस्थ है तो डेफिनेटली उसके बच्चे शिक्षित होंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर किसी की भी माँ मतलब ट्रेन एजुकेटेड है तो उसके बच्चे डेफिनेटली स्कूल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम टारगेट महिलाओं पे ज़्यादा करें पुरुषों की तुलना में, तो जितने सामाजिक रीतियों से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनमें ज़्यादा जल्दी विकास संभव होगा, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो। इससे महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उनके सामने है। कार्यशाला में जो बातें हुई, प्रवचन हुई, उसके जरिए कुछ समझ उनको बहुत कुछ आया। और कल का आपको देखे जो हम, तो हमको बहुत अच्छा लगा। लड़की लड़के में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। माइक लगा हुआ था सामने, सुना तो उसके सुनने से हमें बहुत अच्छा लगा, प्रभावित हुआ। और ऐसा हमें लगा कि मतलब महिलाओं को अपना बराबरी से उनका मदद करना चाहिए। दिन जैसे आप लोगों का प्रोग्राम हमने देखा ना, उसके दूसरे दिन से ये हमने मतलब ऐसा कार्यक्रम अपना जो हेल्प है चालू किया। जब डनलप ने कुष्ठ के प्रति जागरूकता संबंधी चर्चा के लिए जमीनी स्तर से अपनी सीधी बातचीत शुरू की, तब डनलप ने महसूस किया कि समाज में व्याप्त जेंडर असमानता का सीधा और बुरा प्रभाव लड़कियों और महिलाओं पर पड़ रहा है, जिससे महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में समाज के समुचित विकास की परिकल्पना हम कैसे कर सकते हैं? इसी से संवेदित होकर डनलप ने 1996 से अब तक 2 राज्य स्तरीय, 2 संभाग स्तरीय और 15 जिला स्तरीय कार्यशालाओं द्वारा 889 कुशल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया। ये प्रशिक्षक अपने अपने क्षेत्रों के सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में जेंडर और महिला स्वास्थ्य प्रति चेतना और संवेदना जागृत कर महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने का उल्लेखनीय प्रयास कर रहे हैं। दुर्ग जिले में इस मुहिम की शुरुआत हुई और इसके पश्चात राज्य भर के अनेक विकास खंडों, शहरी क्षेत्रों और पंचायत स्तरीय महिला सम्मेलनों का आयोजन कर हजारों की संख्या में लोगों में जेंडर और महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। इसी का परिणाम है कि आज राज्य की लाखों महिलाएं संगठित होकर
अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर लड़कियों के सर्वांगीण विकास के प्रति चिंतित हैं। यही सपना डनलप का था, जिसे साकार रूप देने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा है। विगत 6 वर्षों से चल रही इस मुहिम के कारण समाज में परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ने लगी है। महिलाएं संगठित होकर अपने सामाजिक आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होने लगी हैं। सामाजिक अन्याय के विरुद्ध एकजुट हो रही हैं और उसके खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद कर रही हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर वे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने लगी हैं। कुष्ठ के प्रति व्याप्त सामाजिक भ्रांति को दूर कर वे कुष्ठ रोगियों का समय पर पूरा उपचार करवाती हैं और समाज में समानता पूर्वक व्यवहार और उनके पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अपने अधिकारों के प्रति तो वे सचेत हो ही रही हैं, अपनी संतानों में भी अब वे लड़के और लड़की का भेद नहीं करती। बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए वे हर संभव प्रयास कर रही हैं, ताकि उनकी बालिकाएं जीवन की उस अनावश्यक संघर्ष की त्रासदी से खुद को बचा सकें, जो त्रासदी उन्होंने समाज में व्याप्त केवल इसी जेंडर सोच के कारण उठाई है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं अब जागरूक होकर अपने विकास के नए आयाम ढूंढ रही हैं। अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ने का सुंदर सपना उनकी आंखों में दमकने लगा है। वे स्वस्थ रहें, शिक्षित हों और आत्मनिर्भर होकर समाज में अपना सम्मानजनक स्थान बना सकें। यही सपना, ऐसी ही चाहत डनलप और जिला साक्षरता समिति की है, जिसे पूरा करने का अनथक प्रयास किया है उन्होंने।